नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियोस देख पाएँ। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल पेपर जो पहला चल रहा था हमारा, उसकी दूसरी क्लास। और पहले प्रश्न के 7 जो भाग थे वो हमारे पीछे वाली क्लास में कंप्लीट हो गए और आज हम नेक्स्ट कोई जो पार्ट है उसको यहाँ पर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। फटाफट से पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो शुरू करते हैं। देखो, 8वां जो पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर, पहला जो प्रश्न है उसका 8वां पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। 3 संरेखीय बिंदु। अब संरेखीय बिंदु कौन से होते हैं? देखो, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, ये कोई रेखा है और ऐसे 3 बिंदु है जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। जितने भी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उन्हें संरेखीय बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरेखीय बिंदु बोलते हैं। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 संरेखीय बिंदु है, एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और इन 3 बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरेंगे, ये पूछ रहा है। आपका कौन सा पार्ट है? 8वां पार्ट है, ये बात पूछ रहा है। ठीक है। अब 8वें पार्ट के अंदर उत्तर कैसे देंगे? पीछे वाली क्लास में मैंने बताया आपको क्या करना है। 8वां पार्ट लिखना नहीं है आपको, एग्जाम में समय बचाना है, उत्तर लिखा। अब इसमें आपको क्या दे रखा है? देखो, क में दे रखा है 1 वृत्त गुजरता है 3 संरेखीय बिंदु से, ख में दे रखा है 2 बिंदु, ग में दे रखा है 0 और घ में दे रखा है अनंत। आपको क्या करना है? देखो, ये जो प्रश्न है उसको पढ़ो, यहाँ पर लिखना नहीं है, एक लाइन छोड़ देंगे, अपनी जो उत्तर पुस्तिका होगी उसकी एक लाइन छोड़ देंगे और दूसरी लाइन में उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर होगा 0। क्या होगा बताओ? 0। यानी 3 संरेखीय बिंदु से कोई भी वृत्त नहीं गुजरता है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। देखो, अगर मैं मान लो कि एक वृत्त खींचता हूँ और इन दोनों बिंदु से गुजरता है तो ये बिंदु क्या रह गया? बाहर रह गया, इस बिंदु से नहीं गुजरेगा। अगर वो वृत्त इन दोनों बिंदु से गुजर रहा है तो वो इससे नहीं गुजरेगा, इस बिंदु से, बीच वाले से नहीं गुजरेगा। यदि वृत्त इन दोनों बिंदुओं से गुजरता है तो ये बिंदु बच जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि 3 संरेखीय बिंदुओं से हमेशा याद रखना है कितने वृत्त गुजरते हैं? 0 वृत्त। यानी कोई ऐसा वृत्त नहीं होता है जो 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरता है। तो इसमें उत्तर आएगा 0। कौन से भाग में दे रखा है? ग। यानी इसका उत्तर क्या होगा? ग। और ग में उत्तर है क्या बताओ? 0। 0 का मतलब कोई भी वृत्त 3 संरेखीय बिंदुओं से नहीं गुजरता है। समझे? अब देखो, यही प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा के दे दे, आपको पूछ ले। यही प्रश्न जिसमें पूछा है कि 3 संरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरते हैं, इसी प्रश्न को इस हिसाब से दे दे एग्जामिनर कि एक बिंदु से कितने वृत्त गुजरेंगे। एक बिंदु से कितने वृत्त गुजरेंगे और आपको यही ऑप्शन दे दे जो इस प्रश्न में दे रखा है, 1, 2, 0 या अनंत। तो याद रखना, देखो मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम जो एक प्रश्न करेंगे उस प्रश्न के हिसाब से कितने प्रश्न बनते हैं वो सारे ही हम हल करेंगे। तो इसका जो 8वां पार्ट है उसका उत्तर तो मैंने बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपके ये पूछ ले अगले वाला कि एक बिंदु से कितने वृत्त गुजरते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इस बिंदु से चाहे कितने भी वृत्त खींच लो, कितने भी वृत्त, तो एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते? अनंत बिंदु, अनंत वृत्त। एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है बताओ? अनंत होती है। याद रखेंगे। 2 प्रश्न क्लियर होगी आपके यानी वृत्त से संबंधित 2 प्रश्न क्लियर होगी। एक तो प्रश्न दे रखा है कि 3 संरेखीय बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरते हैं, तो उत्तर होगा 0। यदि ये पूछ ले कि एक बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं तो इसका उत्तर होगा अनंत। कितना होगा? अनंत। यानी अनंत वृत्त खींच लो, चाहे कोई सीमा नहीं है, इस बिंदु से गुजरने वाले कितने भी वृत्त खींच दो, कोई इसकी ऊपर लिमिट नहीं है, यानी ऊपर की कोई सीमा नहीं है, कितने भी वृत्त खींच लो। तीसरा प्रश्न कैसा बनता है? 2 बिंदुओं से
दो बिंदुओं से, और हमेशा याद रखना दो जो बिंदु होते हैं वो हमेशा ही सनेक होते हैं, एक रेखा पर हो सकते हैं। अगर मैं इसको इस प्रकार से मिलाऊं तो ये क्या हो गया, सनेक हो गया। और दो बिंदुओं से हमेशा कितने वर्त गुजर सकते हैं बताओ, दो बिंदुओं से कितने वर्त गुजर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। समझे बात, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां पार्ट क्या कह रहा है, पहले प्रश्न का 8 तक पार्ट हो गया, नौवां पार्ट 8। देखो जो मैं इस पर यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी हिसाब से आपको एग्जाम में उत्तर देने। नौवां पार्ट क्या कह रहा है कि गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर गोले का आयतन होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक गोला है, उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है और उसका आयतन होगा। और उत्तर में क्या दे रखा है, देखो उत्तर में दे रखा है कि 16 पाई घन सेमी या 20 पाई घन सेमी या 36 पाई घन सेमी या 30 पाई घन सेमी। यानी आपको जो उत्तर निकालना है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, पाई की फॉर्म में होना चाहिए, उसमें पाई होना जरूरी है, क्योंकि आपका एबीसीडी जो दे रखे हैं, उत्तर दे रखे हैं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें पाई साथ में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, देखो ये काम रफ लिख करना है, आपको बीच में नहीं करना। मैं ये बात है वो आपको बार बार बता रहा हूँ, रफ में करना है। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एबीसीडी वाले, उनका हल है वो आपको रफ कॉपी में करना है। यहाँ पर इस प्रकार का केवल सीधा उत्तर लिखना है। तो क्या कह रहा है, देखो 6 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास कितना है बताओ, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी बताओ, देखो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी कितनी बताओ, 3 सेंटीमीटर। अब वर्त का गोले का आयतन पूछा है, क्या पूछा है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ, गोले का आयतन सूत्र आपको याद होना चाहिए, कितना होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सूत्र होता है गोले के आयतन का। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। लेकिन याद रखना है कि आपका जो एबीसीडी दे रखे हैं वो किसकी फॉर्म में दे रखे हैं बताओ, पाई के फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहाँ से हमें इस पाई का मान नहीं रखना, इस पाई को यहाँ से हटाना ही नहीं, ये तो हमें उत्तर में साथ में चाहिए। इस चीज़ को आप गौर से पहले देख लेना, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने हड़बड़ाहट में प्रश्न को पढ़ा, हाँ ये प्रश्न तो मुझे आता है, फटाफट से उत्तर निकाला, आप उत्तर संख्या में निकालोगे, फिर एबीसीडी में आपको कहीं पर भी वो नहीं मिलेगा, तो वो टाइम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, पहले पूरा प्रश्न पढ़ना है, उसका एबीसीडी क्या कह रहा है, यानी उसका जो ऑप्शन है 4 वो क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को हल करना है। तो क्या करेंगे बताओ, देखो 4/3 पाई को तो जूं का तू रखना है, और आर का मान कितना है बताओ, 3 सेंटीमीटर, और 3 की क्यूब है, तो 3 को कितनी बार लिख दूं मैं गुना में बताओ, 3 बार लिख दूं। अब हल कर लो, 3 से तो 3 कट गया, 3 तिया 9, और 9 को 4 से गुना कर देंगे, 9 चौके 36 पाई। कितना आ गया बताओ, 36 पाई। और हमने क्या ज्ञात किया बताओ, आयतन। और आयतन के लिए क्या लिखते हैं, घन, और लंबाई की जो इकाई दे रखी है वो दे रखी है सेमी, यानी अपना जो व्यास है वो सेमी में दे रखा है, तो उत्तर भी किस में आएगा, घन सेमी। समझ गए। तो इसका उत्तर कितना आया बताओ, 36 पाई घन सेमी। अपना जो 9वां पार्ट है, 9 नंबर का पार्ट है, उसका उत्तर आया 36 घन सेमी। और 36 घन सेमी कौन से ऑप्शन में है आप देखेंगे, ग में। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, ग। और उत्तर यहाँ पर लिख देंगे 36 पाई घन सेमी। ये आपका 9वां जो पार्ट है उसका उत्तर हो गया। ये मैटर नहीं करेगा आप इसको कहाँ हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, किस प्रकार उत्तर निकालते हैं, किस विधि का प्रयोग करते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको सीधा याद है, देखो ये इतना करने की जरूरत नहीं। अगर आपका माइंड थोड़ा बहुत भी चलता है तो आप कम टाइम लगाएंगे, यानी रक्का में भी कम टाइम लगाएंगे। कैसे, आपको पता है पूछा क्या है, आयतन किसका, गोले का। सीधा सूत्र लगा दो, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आपको व्यास दे रखा है, यहाँ पर तो आर का मान रखना है, तो 4/3 पाई को तो आपको रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि उत्तर में आपके पाई आ रहा है। ठीक है, चलो आर का मान रख दो। आपको तो व्यास का मान दे रखा कितना, 6, तो त्रिज्या का मान, आर का मान कितना हो गया, 3। तो 3 × 3 × 3, यहाँ से काट दो, 3 × 9, 9 × 36 पाई। इतने में काम हो गया।
यहाँ पर पूरा लिखना नहीं कि व्यास इतना है, त्रिज्या इतनी है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। समझ गए ना आप? तो इस प्रकार आपको हैंडल करना। अब यहाँ पर परीक्षा में अभी जैसे मान लो किसका आयतन पूछा, आपके गोले का आयतन पूछ लिया पाई के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, चलो, तो ये आपके 9 पार्ट पहले प्रश्न के कंप्लीट हो गए। 10वां पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखो। 10वां पार्ट है बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक है। किस किस का बताओ? 1 3 2 5 और 9 का क्या पूछा है बताओ? माध्यक पूछा है। एबीसीडी वाला प्रश्न है, आपको क्या करना है, इसको कहाँ हल करना है? रफ कार्य, ठीक है। अब देखो माध्यक वाले प्रश्न में मैं हिंट दे देता हूँ। एक तो तरीका क्या है, आप एकदम से सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं एकदम से हमारी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसके। और दूसरा तरीका, अगर प्रश्न एबीसीडी वाला है यानी ऑप्शन वाला प्रश्न है, तो उसमें मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है, और समय ज़्यादा बचाने के लिए क्या करेंगे, आप ज़्यादा एकदम से प्रश्न को सीक्वेंस में नहीं करेंगे, फटाफट से उसका हल निकाल देंगे। कैसे? देखो, माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो ये आंकड़े दे रखे हैं हमें, उनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम, आरोही क्रम में रखना है। किस क्रम में रखना है बताओ? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उस प्रकार हमें इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना जो संख्या दे रखी है। तो देखो 1 3 2 5 9, तो इन आंकड़ों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। 1 के बाद में कौन आता है बताओ? 2। 2 के बाद में 3। 3 के बाद में 4 है नहीं, 5, और 5 के बाद में सीधा कितना देर का है बताओ? 9 देर का है। ये आंकड़े उनका क्या बताना है बताओ? माध्यक बताना है, मीडियम बताना है। क्या करेंगे देखो, सीधा तरीका बता देता हूँ, वो भी तरीका बताऊंगा सीक्वेंस वाला, भी सीधा तरीका। ये आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 आंकड़े कितने हैं? 5। अब 5 हो गए तो 5 एक विषम संख्या है। 5 क्या है बताओ? विषम संख्या है। तो बीच वाली, जैसे विषम संख्या आ जाइए, आंकड़ों की संख्या क्या है? विषम है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा? बीच वाला अंक होगा। कौन सा अंक होगा? बीच वाला अंक ही आपका उत्तर होगा। और बीच वाला अंक क्या है? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर भी कितना होगा? 3। यानी 10वां जो पार्ट है, 10वां जो पार्ट है उसका जो उत्तर होगा, 10वें जो पार्ट का उत्तर होगा, वो देखो आपको दे रखा है क में 3, ख में 4, ग में 2 और घ में 5। इसका उत्तर कितना आया बताओ? 3। तो आप लिख देंगे, और 3 किस में दे रखा है आपको? क में दे रखा है। तो इसका उत्तर आया क, और क में उत्तर आया कितना? 3। ये इसका आंसर हो गया। अगर ये प्रश्न एबीसीडी में नहीं आई तो आपको क्या करना है देखो, पहले तो हमने क्या किया, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया, 1 2 3 5 और 9। फिर क्या लिख दें? आंकड़ों की संख्या 5 है। कितनी है? 5, जो विषम संख्या है, जो विषम संख्या है। 5 क्या विषम संख्या है। और जैसे ही विषम संख्या आ जाए तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, ये याद रखना है तुम्हें। माध्यक बराबर क्या होता है? n+1/2वां पद। इतने नंबरवां पद आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ये उत्तर नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है, ये उत्तर नहीं है। इतने नंबर का जो अंक है वो आपका उत्तर होगा। तो क्या करेंगे बताओ? n का मतलब कितने पद है? 5 पद है। तो 5 + 1/2, 5 फिर 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे, कितना आया बताओ? 3। अब 3 उत्तर नहीं है, यहाँ पर 3 उत्तर नहीं है, 3वां पद उत्तर है। ये जो आपने आरोही क्रम में, और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर 3वां पद मत कर देना, यहाँ पर तो 3वां पद 2 आ रहा है, जो कि क्या है? गलत है। आरोही क्रम में रखने के बाद में जो 3वां पद है, 3 नंबर का पद है, यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। और 3 नंबर का पद क्या है बताओ? 3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताओ? 3।
समझ में आई क्या बात? ये जो तरीका बताया है मैंने यहाँ से लेके, ये तरीका आपको तब करना है जब ये पर्सन कौन सा नहीं हो, ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं हो, यानी अबसद वाला पर्सन नहीं हो। तो आपको सीधा ही करना है, मैंने आपको क्या बताया, सीधा आंकड़ों को किस क्रम में लिखना बताओ, आरोही क्रम में लिखना, फिर आंकड़ों को काउंट कर लो और काउंट करने के बाद में अगर आंकड़ों की संख्या विषम संख्या है तो आपको बीच वाला जो नंबर है वो उत्तर में लिख देना है, वही आपका उत्तर होगा। समझ गए बात को? ठीक है। अब मान लो कि आंकड़ों की संख्या अगर विषम है तो ये मेथड लगेगा, सम हो तो क्या करें सर? अगर आंकड़ों की संख्या क्या आ जाए बताओ, सम आ जाए तो क्या करेंगे? तो सम के लिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है वो बदल जाएगा। वो क्या होगा, मध्य के जो दो पद होंगे, आंकड़ों को हमने जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यही पर्सन है 1 2 3 5 9 और 11 होते। अब यहाँ पर आंकड़े कितने बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या है, विषम संख्या है। तो अब हम कौन सा उत्तर बताएं? अगर 6 क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या हो तो सीधा मैंने बता दिया बीच वाला ही आपका क्या होगा उत्तर, लेकिन यहाँ पर तो बीच वाले 2 अंक है, समझ गए ना? बीच के कितने अंक होंगे, ये 2 अंक है बीच वाले, तो एक पर्टिकुलर अंक नहीं है जिसके इधर भी उतने अंक है और इधर भी उतने ही अंक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, बीच वाले जो अंक है उनको जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। समझ गए बात को आप? देखो मैं एक पर्सन के थ्रू आपको बहुत सारे प्रश्न हल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बता दें कि 10वां प्रश्न है उसका ये उत्तर होगा, फटाक से प्रश्न बताया उत्तर और आगे निकल लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो हम हमारी जो तैयारी उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न को देखा हमने और उसके हिसाब के जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने फटाफट प्रश्न उसके बनाए और उसके आंसर निकाल लिए। इस प्रकार हमें तैयारी करनी, ताकि हम क्या करेंगे, एक ही प्रश्न में अगर हम 30 प्रश्न हल करेंगे तो 30 या 90, यानी एक प्रश्न पर अगर हम 3 प्रश्न भी बनाएंगे, एक प्रश्न के जैसे 2 प्रश्न और बनाएंगे तो हमारे 90 प्रश्न हल हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को तुम? चलो अब देखो, हमारा जो पहला प्रश्न था वो तो कंप्लीट हो गया, उसके 10 पार्ट थे और 10 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। 10 के 10 जो पार्ट है वो कितने नंबर के हैं बताओ? 10 नंबर के होंगे। अगर आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हो तो बीच में वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है? प्रत्येक पार्ट 1 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे, कैसे हैंडल करना है मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसी हिसाब से आपको इनको हैंडल करना है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न अपना है कि सूत्र निखिलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया है, क्या है कि निखिलम सूत्र का प्रयोग करके और 105 का स्क्वायर ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न कैसे करेंगे एग्जाम में, देखो प्रश्न नंबर 2 लिखना नहीं है, ध्यान रखना, लिखना नहीं है, उत्तर लगाना है सीधा, या आप हल लिख सकते हैं, हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको 105 का स्क्वायर बताना है, किस विधि से? निखिलम विधि से। समझ गया? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एकदम से इस प्रश्न को सीक्वेंस से करना है, क्योंकि आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे, पूरा जो प्रश्न है उसके करने का तरीका क्या, उसका उत्तर आपने क्या निकाला, आपने सूत्र क्या लगाया, इन सभी चीज़ों के यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो याद रखना है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, जो आप रफ काम में कर रहे थे वो काम यहाँ पर नहीं करना है। तो निखिलम सूत्र करते पहले तो आप लिखेंगे निखिलम सूत्र, निखिलम सूत्र यानी वैदिक गणित का प्रश्न है। क्या होता है वर्ग ज्ञात करने का? निखिलम सूत्र क्या होता है, निखिलम सूत्र किसका? वर्ग का। कोई संख्या है और उस संख्या का हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बताओ? वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। तो सूत्र क्या होता है, देखो संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। कैसे याद करेंगे? एकदम से आसान, संख्या में विचलन का योग ओब्लिक विचलन का स्क्वायर या विचलन का वर्ग। कैसे याद करेंगे? संख्या में विचलन का योग ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ऐसे याद कर लेंगे आप, ठीक है?
तो अपने पास जो संख्या है वो 105 है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इस संख्या का आधार लिखेंगे। ये संख्या किस आधार के आसपास है, तो आप जानते हैं ये किसके आसपास की संख्या है, 100। यानी इस संख्या का आधार क्या है, 100। आधार क्या होता है, या तो 1 होता है, या 10 होता है, या 100 होता है, या 1000 होता है, या 10,000 होता है। तो इस संख्या का 105 का आधार कितना निकला, 10। विचलन कितना है, ये 100 से कितनी अधिक है, 5। तो विचलन बराबर, इस संख्या का विचलन कितना निकल के आया। विचलन कैसे निकालते हैं, निखिलम सूत्र में 105 में से आधार को घटा दो, कितना आया बताओ, 5। विचलन कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ गई बात आपको। क्या करेंगे, सीधा मान रख दो, संख्या क्या है अपनी 105, तो 105 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आप गलती मत कर देना, 105 को 105 से गुणा मत कर देना, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ लिखा है आपको निखिलम विधि से ही उत्तर निकालना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 105 का स्क्वायर बराबर, अब संख्या क्या है 105, संख्या में जोड़ दो क्या, विचलन, विचलन कितना है 5, और ओब्लिक लगा दो, और विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है जी 5, और 5 का स्क्वायर। अब इस चीज़ को हल कर लो, 105 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 110 ओब्लिक 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ आके आपको क्या करना है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है निखिलम सूत्र में, कि जितने भी खंड बनते हैं यहाँ पर, चाहे आप वर्ग ज्ञात करते हैं, चाहे आप घन ज्ञात करते हैं, और चाहे आप निखिलम विधि से अपने गुणनफल ज्ञात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि पहले खंड को छोड़कर जितने भी खंड होंगे, पहले खंड को छोड़ के जितने भी खंड होंगे, उन सभी खंड में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 है। आधार में कितने 0, 2 0। तो इधर जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों में, वैसे हमारे यहाँ पर 2 ही खंड है, लेकिन अगर हम घन ज्ञात करते हैं या 3 संख्याओं को आपस में निखिलम विधि से गुणा करते हैं तो 2 खंड और बनते हैं। तो इधर वाले जो खंड होते हैं उन खंडों में जितने आधार में 0 उतने ही अंक होने चाहिए। यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है, 2 डिजिट है, और आधार में अंक भी कितने, आधार में 0 भी कितनी, 2। तो यहाँ पर हमें कोई फेरबदल नहीं करना है। अब एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, मान लो हमारे यहाँ पर 3 अंक हो जाते है, नहीं आप एक बार नोट मत करना ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर हमारे यहाँ पर 3 अंकों के मान लो 250 आ जाते, तो यहाँ पर हमें कितने डिजिट रखने, 2 ही डिजिट रखने। इधर से यूनिट डिजिट की तरफ से, इकाई अंक की तरफ से 2 ही डिजिट रखेंगे, तीसरा जो डिजिट है वो इधर आके जुड़ जाता है, पहले वाले खंड के अंदर आके जुड़ जाता है। समझ में आ गई बात आपको। क्या करना है, तो ये कितना हो जाता 112, और इधर कितना हो जाता 50। समझ गए बात। ये किसको देख कर करना है, आधार में कितने 0 है। अगर मान लो आधार में 1 ही 0 होती, और यहाँ पर डिजिट कितने आ गए बताओ, 2 डिजिट आ गए, तो करना क्या है, इधर वाला जो डिजिट है 1 ही अंक रखना है, तो 5 को 1 रखेंगे, ये 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो इस प्रकार से निकल के आया, 2 डिजिट है, 2 0 है, और जैसे आधार में जितनी 0 है उसके अनुसार डिजिट आ जाए तो ओब्लिक को हटा देना है। क्या बन जाएगा, 110 तो ये था, ओब्लिक को हटा दिया, 25 ये आ गया। यही आपका क्या है बताओ, उत्तर है। यानी 105 का हमने निखिलम विधि से उत्तर निकाल दिया, ये आया आपका वर्ग। समझ में आया। इसी हिसाब से इसी प्रकार ही आपको एग्जाम में इस प्रश्न को हैंडल करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर सब चीज़ का ध्यान रखना है, सीक्वेंस में करना है, एकदम से अच्छे से करना है, मतलब हर स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे। आप किस प्रकार से मतलब उत्तर निकालते हो, उत्तर के अलग से मिलेंगे, सूत्र के अलग से मिलते हैं, तो इस प्रकार आपको दूसरा प्रश्न करना है। समझ में आया कुछ? अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलो आगे वाला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या है देखो, आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगी। क्या है, 12 का घनफल सूत्र निखिलम सूत्र से
ज्ञात कीजिए। 12 का घन ज्ञात करना है और आपको सूत्र का नाम भी दे दिए, क्या, निखिलम सूत्र से करना है। देखो क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 लिखना नहीं है, उत्तर लगाएंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। 12 का घन, घन का मतलब क्या होता है, घात 3 कितना आएगा। ठीक है, सूत्र का नाम बता दिया, क्या, निखिलम। तो पहले क्या करेंगे, अपनी जो संख्या है उसका आधार क्या है, आधार लिख दो। 12 है वो किसके आसपास का है, 1 के आसपास का है या 10 के आसपास का है, 100 के आसपास का है या 1000 के। तो हम सारे जानते हैं कि 12 का आधार कितना है, बताओ 10। फिर अपन क्या करेंगे, विचलन ज्ञात कर लेंगे। चलो जी, विचलन बराबर, विचलन कितना हो जाएगा, अपनी जो संख्या है उसमें से आधार को घटा लो। 12, अपनी संख्या 12 में से आधार 10 घटाया, कितना आया बताओ, 2। तो अपना विचलन कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। अब अपन क्या करेंगे, सूत्र निखिलम लिखेंगे। सूत्र निखिलम क्या ज्ञात करना है बताओ इस सूत्र से, सूत्र निखिलम सूत्र। अपन घन ज्ञात करेंगे, तो घन क्या होता है, कोई संख्या है और उसका घन, घन का मतलब घात 3। क्या सूत्र होता है, सूत्र आपको याद रखना है। देखो, संख्या, अपनी जो संख्या है वो प्लस 2 गुणा विचलन। ये तो अपना हो गया पहला खंड। पहले खंड में क्या करना, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन का वर्ग, 3 गुणा विचलन का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 विचलन की। ये तो दूसरा खंड है। तीसरा खंड, तीसरे खंड में आ जाएगा विचलन का घन, विचलन का घन। किसी भी संख्या का निखिलम सूत्र से घन ज्ञात करने का तरीका क्या, कि संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन का वर्ग, और पहले खंड में, दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तीसरे खंड में विचलन का क्यूब। ठीक है, चलो अब मान रख देते हैं। देखो हमारी संख्या क्या है, मूल संख्या 12, ये 12 प्लस ये प्लस, सूत्र में रखा है 2 गुणा विचलन, विचलन कितना निकल के आया 2, ओब्लिक ये ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन कितना है 2 का क्यूब। अब इसको हल कर लेते हैं, आसान है। 12 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 को 3 से गुणा कर दो 12 ओब्लिक, और 2 का घन कितना होता है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चलो 12 4 16 घन ओब्लिक 12 ओब्लिक 8। यहाँ हम पहुँच गए। यहाँ अपने जितने भी खंड थे उन सभी में क्या प्राप्त होगी, हमें एकदम से सरल संख्याएं प्राप्त हो गई। समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो वही बात जो पीछे वाले प्रश्न में हमने किया था। मैंने आपको बताया सूत्र जो निखिलम होता है उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने आधार में 0 है उतने ही अंक आपके दूसरे और तीसरे खंड में होने चाहिए। अपने आधार में कितने 0, 1, तीसरे खंड में कितने अंक 1, कोई फेरबदल नहीं करना है। इस खंड में दूसरे खंड में कितने कितने अंक 2 अंक, अंक कितने 2, आधार में 0 कितनी 1। अब क्या करना, 1 अंक को हमें उससे पहले वाले खंड में भेज देना है। तो क्या करेंगे, देखो 16, ठीक है, और ये जो संख्या है उसका एक डिजिट तो यही रह गया और दूसरा डिजिट है वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा बताओ 2 और इधर 8। समझ में आ गई ये बात आपको? अगर आपको समझ में नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो 12 जो थे उसका 2 तो यहाँ पर 1 है और 1 हासिल नहीं लगाते हैं, क्या हम जब जोड़ करते हैं हासिल लगाते हैं, वही बात यहाँ है, बस थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो ये 1 आके 16 में जुड़ जाएगा, तो 16 और 1 कितना हो गया 17 ओब्लिक 2 ओब्लिक 8। अब यहाँ पर हमारा काम हो गया, आधार में 0 1, तीसरे खंड में भी 1 अंक, दूसरे खंड में भी 1 अंक, पहले वाले खंड से हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कितने भी अंक हो सकते हैं। अब आप ओब्लिक हटा दो तो 17 2
8। ये आपका क्या हो गया बताओ, उत्तर हो गया 1728। ये आपका क्या मिला, 12 का घन मिल गया। समझ में आ गया क्या आपको, ये प्रश्न समझ में आ गया क्यों? ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को एकदम से क्विज में हल कर सकते हैं। ये आपको कहाँ करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए उसी तरह आप या इनको रफ कॉपी में मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सूत्र भी लगाना है और करण से प्रश्न को हल करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो ये आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए, सॉरी 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। एक पहला प्रश्न था, उसके 10 पार्ट हमने 7 पार्ट पिछली वाली क्लास में कर लिए, आज बचे हुए अब इस क्लास में कर लिए। आज हमने दूसरा और तीसरा पार्ट कर लिया है और आगे के जो प्रश्न है वो हम आगे वाली क्लास में हल करेंगे, क्योंकि अपना जो समय है वो निश्चित समय है आधे घंटे का, तो आधे घंटे की क्लास ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा समय की क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमें 45 मिनट की या 7 मिनट की या उससे ज़्यादा समय की, या एक जो प्रश्न पत्र है उसको एक ही वीडियो में हल करा के हमें दे दीजिए, ताकि हम हमारी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखना। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे और हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।